गुड मॉर्निंग ऑल। तो अभी सर ने जैसे कहा कि लायंस मेंस, जिसका आज हमारा स्पेशल सेशन है, जिसको हम कब से वेट कर रहे थे कि वो इंडिया में कब आए, क्योंकि मैंने भी ये ऑब्जर्व किया, जैसे मैं पेशेंट्स को ये प्रिस्क्राइब करती थी तो उनको एक तो मलेशिया या फिर दुबई यहाँ से इसको मंगाना पड़ता था। लेकिन अभी हमारे पास लायंस मेंस आया है और जैसे कि आया लास्ट मंथ में, और तब से अब तक बहुत लोगों ने इसको यूज किया है और यूज करने के बाद अपने फीडबैक भी बताए हैं। जैसे अभी मैं कुछ मीटिंग्स में गई थी, वहां पे मैंने सुना कि जो बच्चे अभी 10th 12th का प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको लायंस में शुरू किया है और उनका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ गया है, और वो जैसे चिड़चिड़पन करते थे एग्जाम्स है पढ़ाई की वजह से, तो वो कम हो गया। तो ये रहा बच्चों के बारे में, लेकिन ऑल एज ग्रुप में ये लायंस मैन कैसे काम करेगा, मैं अभी आपको आगे के सेशन में बताऊंगी। तो लायंस मैन आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे। लायंस के हमारे पास टैबलेट्स भी है और कैप्सूल्स भी है। टैबलेट्स हमारे 300 mg की और कैप्सूल 450 mg की है। लायंस मेंस दिखने में ऐसे व्हाइट दिख रहा है आपको, जो स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाइट मशरूम, तो एक फाइनेस्ट लायंस मेंस एक्सट्रैक्ट से बना हुआ हमारा लायंस मेंस कैप्सूल और टैबलेट्स है। और सिंपल एवरीडे सप्लीमेंट है जो हर कोई ले सकता है, जो एज अ न्यूट्रिशनल फूड आप इसको ले सकते हो। लायंस मेंस को अभी तक कहा गया है कि ये स्पेशली अमेरिका, यूरोप, एशिया, यहाँ इस जगह पे पाया जाता है। और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में तो ये तो सालों से यूज होता आ रहा है। लायंस मेंस ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसका एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा यूज उसका गट हेल्थ के लिए होता था और ब्रेन हेल्थ के लिए होता था। तो आपने भी देखा होगा कि जैसे यूरोप में या अमेरिका में जनरली लायंस में मशरूम खाने में यूज करते हैं, इसको डायरेक्टली फ्राई करते हैं या फिर उसको सैंडविचेस में ऐड करके खाते हैं, मतलब एज अ फूड इसको खाते हैं। तो वो इतना ही हम डेली फूड सप्लीमेंट हमारे पास है। मशरूम्स के जो टाइप्स है उसमें अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, जैसे मेडिसिनल कैटेगरी है, फूड सप्लीमेंट कैटेगरी है, न्यूट्रिशनल कैटेगरी है। उसको ये लायंस में इसको न्यूट्रोपिक मशरूम के कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो न्यूट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉपिक मतलब जो स्पेशली हमारे ब्रेन के फंक्शन के ऊपर काम करता है, उसको कहते हैं न्यूट्रॉपिक मशरूम्स। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि ये स्पेशली उसमें कैटेगराइज किया गया है। इसके कुछ नाम भी दिए गए हैं इसको, पॉम मशरूम और बियर्डेड मशरूम, क्योंकि इसका अपीयरेंस कैसे शैगी अपीयरेंस है, आप देख रहे हो लायंस मेन की तरह इसका अपीयरेंस है, इसलिए उसको लायंस मेन मशरूम कहा गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे गैनोडर्मा को किंग्स ऑफ हर्ब कहा जाता है, राइट? तो हमारे लायंस मेंस को हम किंग ऑफ नर्व्स कह सकते हैं। किंग ऑफ नर्व्स इसलिए क्योंकि ये नर्व्स के ऊपर इतना अच्छा काम करता है। और इसको स्मार्ट मशरूम की तरह भी जाना जाता है। स्मार्ट मशरूम इसका मतलब है इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हम खाते हैं तो हम और स्मार्ट बन जाते हैं। स्मार्ट इन द सेंस हमारी ब्रेन की एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है, हम काम इतना ज्यादा कर पाते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी और एनर्जी की कैपेसिटी उतनी बढ़ जाती है। तो चाइनीज मेडिसिन में ब्रेन गट हेल्थ के लिए यूज होता ही है। स्पेशली मॉन्क्स या हर्बलिस्ट जो मेडिटेशन करते हैं, वो उसको कंसंट्रेशन के लिए ज्यादा यूज करते थे। और एज अ फूड सप्लीमेंट तो इसका साइंटिफिकली प्रूवन है कि एज अ फूड सप्लीमेंट है ये यूज किया जाता है। तो लायंस मैन को जैसे मैंने कहा कि ये न्यूट्रोपिक मशरूम है, क्योंकि उसमें रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज है। आपको आगे स्क्रीन पे दिख रहा है, स्पेशली दिख रहा है कि यहाँ पे एक नर्व का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। एक जनरल एनाटॉमी नर्व्स की हमें पता होनी चाहिए, जिसमें आपको न्यूराइड्स दिख रहे हैं, माइलिन शीथ दिख रहा है, डेंड्राइट्स दिख रहे हैं। अगर ये नॉर्मली ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, कोई भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, अगर न्यूरॉन डीजेनरेशन शुरू हो रहा है तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाती है, स्ट्रक्चर माइलिन शीथ का भी कम हो जाता है, डेंड्राइट्स कम हो जाता है, या फिर कुछ प्लाक्स तैयार हो जाते हैं न्यूरॉन्स के बीच। तो ये एनाटॉमी न्यूरॉन्स की आपको इसलिए मैंने अभी बताई, क्योंकि न्यूरॉन की रीजनरेशन होती है, मीन्स क्या होता है, इसलिए एक्चुअल एनाटॉमी हमें जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल न्यूरॉन दिखता कैसे है। तो लाइस में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर हैं।
बायोएक्टिव कंपाउंड्स इसके अंदर है। इसकी वजह से ये नर्व सेल की रिकवरी बहुत जल्दी से हील कर देता है, क्योंकि नर्व इंजरी जनरली देखी जाती है स्ट्रेस की कंडीशन में, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स या पार्किंसंस, कोई भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि हम आजकल ये कहा जाता है कि रिमोटॉइड अर्थराइटिस, जो जनरली हम कहते हैं अर्थराइटिस का एक कॉमन टाइप है जो ज्यादातर दिख रहा है, उसमें भी नर्व में इंजुरी होने के चांसेस होते हैं। जिनको बार बार फीवर आता है, उसमें भी नर्व इंजुरी होने के चांसेस होते हैं। तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है जिसमें नर्व इंजुरी बहुत जल्दी से हो जाती है। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली मेंटल क्लैरिटी को ये एनहांस करता है, फोकस को एनहांस करेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। एंजाइटी डिप्रेशन हम देखते हैं आजकल वर्क और लाइफ बैलेंस करने में इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि ब्रेन में ऐसे ब्रेन फॉग जैसी कंडीशन आ जाती है। ब्रेन फॉग जैसी कंडीशन मतलब क्या होता है कि हमारा ब्रेन एक ही जगह पे रुक जाता है, जिसमें हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर हमारा ब्रेन थक जाता है। कभी कभी फिजिकल एक्टिविटी के बाद भी, या फिर बच्चों में भी अगर आप देखते हो तो पढ़ाई का टेंशन होता है, वो नॉर्मली पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब भी एग्जाम्स का पीरियड आता है तब उनके मन में ऐसे स्ट्रेसफुल थिंकिंग आ जाती है। तो वो भी स्ट्रेस होता है, और नॉर्मली जनरली सबको भी आजकल स्ट्रेस हो होता ही है। तो ये माइंडफुल मोमेंट्स आपकी रोज क्लैरिटी, आपकी माइंड का फोकस अच्छे से इंक्रीज करने के लिए आपको लाइंस में रोज ऐड कर सकते हैं। न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है इसके अंदर। न्यूरो प्रोटेक्टिव मतलब ब्रेन में जो सूजन आती है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है कभी कभी, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं जनरल केसेस आपको बता रही हूँ, जैसे माइग्रेन के कंडीशंस होते हैं या फिर हेडेक के कंडीशंस होते हैं, उसमें भी इन्फ्लेमेशन रहता है अगर बार बार ऐसा हो रहा है। अभी मैं कल का ही आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगी। कल एक 12 साल की बच्ची मेरे पास आई थी, जिसको हेडेक, रिकरेंट हेडेक है, रोज रोज हेडेक है। मतलब ये क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है कि बच्चों में आजकल कितना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एक तो उसका रीजन है, उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। ओके, सो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 12-13 साल की उम्र में बच्चों को ऐसा रिकरेंट हेडेक होते जा रहा है, तो उनकी ग्रोथ पे असर पड़ जाता है। ओके, और उसका भी हिस्ट्री वही था कि डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ठीक नहीं था, उसकी वजह से उसका डायरेक्ट कंडीशन कंडीशन ब्रेन की तरफ गया और रोज उनको हेडेक होने लगा। तो ऐसे रोज रोज जैसे हेडेक होने लगता है, तो चांसेस होते हैं कि ब्रेन सेल इन्फ्लेमेशन के या फिर ब्रेन सेल डेथ के। ये तो आजकल के जैसे जनरेशन में हो गया, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और हम ओल्डर एज की तरफ जाते हैं, अबव 50 जाते हैं, तो नेचुरल सी बात है हमारा शरीर डिजेनरेट होने के लेवल पे होता है। तो ये एजिंग प्रोसेस, ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। लेकिन हमारे जैसे शरीर की एजिंग प्रोसेस जल्दी होती जा रही है, वैसे हमारी ब्रेन की एजिंग प्रोसेस भी आजकल जल्दी होते जा रही है। जैसे कि याद याद नहीं रहना या फिर फोकस ना कर पाना, ये चीजें बहुत जल्दी दिखाई दे रही है, एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी से दिखाई दे रही है। तो इसमें भी हमें सेल डेथ को प्रिवेंट करना है। जो हमारी ब्रेन की एक्चुअली पावर है, जैसे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम होती है, वैसे ब्रेन की एक पावर होती है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक नॉर्मल ब्रेन का फंक्शन है, जो रेगुलराइज करता है हमारी ब्रेन सेल्स को। जो भी ब्रेन सेल्स डेड हुई है या फिर नए उसके जगह पे नए ब्रेन सेल्स तैयार होना, एक नॉर्मल फंक्शन होता है ये ब्रेन का। अगर कुछ भी मैटर्स मतलब फिजियोलॉजिकल मैटर्स उस पर अफेक्ट होते हैं, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो लायंस में इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को एनहांस करता है, मतलब न्यूरल रिपेयर, अपने आप ही हमारा ब्रेन रिपेयर होना शुरू होता है। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नर्व्स के सर्वाइवल के लिए। ओके, और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, हमारा जो लायंस मेंस है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेन के ऊपर काम करता है, नर्व्स के ऊपर काम करता है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में भी, लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करने में भी वो ट्रेडिशनली यूज होता आ रहा है, क्योंकि स्पेशली लायंस में गट हेल्थ को काम करता है। गट हेल्थ अगर आप भी देखते हैं, जैसे भी लिपिड प्रोफाइल आपका इम्बैलेंस होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उसमें जनरली डॉक्टर्स यही आपको सजेस्ट करते हैं कि आप आपके डाइट चेंज करो, डाइट में चेंजेस करो, कम स्पाइसी खाओ, या फिर आपका डाइजेशन
अच्छे से नहीं हो रहा। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसका मतलब आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, मतलब आम दोष बढ़ रहा है। ये आपको इमेज में दिख रहा है, हमारी ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल्स के साइड में जो येलोइश है वो प्लाक है, उसको हम आयुर्वेद में आम या फिर टॉक्सिन कह सकते हैं आम भाषा में। तो ये बढ़ रहा है। तो ये आम ना बढ़ने के लिए हमें हमारा डाइजेशन अच्छा रखना जरूरी है। मतलब आप जो भी खा रहे हो उसका अच्छे से डाइजेस्ट होके आपका जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, थ्रू मोशन है, स्टूल है या फिर आपका यूरिन है, उसके थ्रू अगर आपका टॉक्सिन शरीर के बाहर जाने की प्रोसेस अच्छी से होती है तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जैसे टॉक्सिन्स बढ़ते नहीं है। ओके, तो डाइजेशन में भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा लाइंस मेंस मशरूम्स की कैटेगरी में है, तो जाहिर सी बात है ये इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी के ऊपर भी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हुए हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन करता है, वो क्या करेगा, स्पेशली एनहांस करेगा व्हाइट ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है उसको। आप कभी भी आप देखते हो जैसे कि आपको इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं, मतलब सफेद पेशियां हुए फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस होते हैं। जब भी इन्फेक्शन ज्यादा होता है डब्ल्यूबीसीज का काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसीज के अंदर जो होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरियाज है उसको लड़ने के लिए। तो तभी भी जब भी आप ब्लड टेस्ट करते हो आपके डब्ल्यूबीसीज का प्रमाण ज्यादा आता है, इसका मतलब शरीर में कहीं पे तो इन्फेक्शन बढ़ गया है। इसके वजह से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस जो व्हाइट ब्लड सेल्स करती है उसका प्रमाण बढ़ा है। तो ये एनहांस करता है व्हाइट ब्लड सेल्स को, न्यूट्रोफिल्स को, मैक्रोफेजेस, एनके सेल्स मतलब नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन मैटर आ गया, फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो ये एनके सेल नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फैगोसाइटोसिस की मदद से उसको कम कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। जनरली हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग जैसे बाहर धूल में, पोल्यूशन में रहते हैं, फिर भी वो बीमार नहीं होते या फिर सर्दी खांसी नहीं होती, लेकिन जनरली हम देखते हैं अस्थमा के पेशेंट या फिर एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो वेदर चेंज होने के बाद भी उनकी इम्यूनिटी कम होती जाती है, मतलब उनको वो वेदर चेंज के सिम्टम्स उनके बॉडी में दिखाई देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है। तो हमें ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और जनरली आजकल वेदर की कंडीशंस ऐसी है, खाने पीने की कंडीशंस ऐसी है कि इम्यूनिटी बहुत कम होती जा रही है। हर एक सीजन बदल गया तो लोग बीमार होते जा रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इम्यूनिटी बढ़ाना। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारा आरजीजीएल तो काम करेगा, लेकिन इसमें भी पॉलीसैकेराइड्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ते हैं। और इसमें बीटा ग्लूकॉन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण ही हमारी इम्यूनिटी एनहांसिंग में मदद करती है। और इसमें इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस जो रिलीज होते हैं जब भी इंफ्लामेशन होते हैं, तो वो रिड्यूस करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो शरीर में कहीं पे भी इंफ्लामेशन हो, आप अलायंस में इसका उपयोग ऐसे इम्यूनिटी और इंफ्लामेशन कम करने के लिए यूज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक पार्ट है एनजीएफ का। न्यूरल ग्रोथ स्टिमुलेटर है इसके अंदर। न्यूरल ग्रोथ हार्मोन एक होता है, स्टिमुलेटर फैक्टर एक होता है, जो इनहांस करना हमारा लायंस में बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें जो प्रॉपर्टीज है, इरिनासिन्स है और हेरिसिनोन्स है, ये एक न्यूरल ग्रोथ हार्मोन फैक्टर एनहांसर के जैसे काम करता है। उसका सिंथेसिस उसको बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स हो या फिर डेवलपमेंट हो रही है न्यूरॉन्स की, या फिर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस आपको बनाना है, या फिर माइलिन शीथ, जैसे मैंने पहले आपको इमेज बताई थी न्यूरॉन्स की नेचुरल एनाटॉमी बताई थी, उसमें एक न्यूरल शीथ होता है, माइलिन शीथ होता है, जो एक कवरिंग होती है हमारे नर्व्स के ऊपर। तो ये कवरिंग्स बहुत बार डीजेनरेट हो जाती है, वीक हो जाती है। उसके बाद पेशेंट्स को, जैसे आप देख सकते हो लंबर स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट में नस दब जाती है, या फिर सयाटिक के पेशेंट में नस दब जाती है, तब पैरों में झिंझिनाहट होना, हाथों में झिंझिनाहट होना, ये सारी कंप्लेंट्स उनको दिखती है। ओके, तो इसमें माइलिन शीथ जो है, कवरिंग है उसका, जो वो कम होते जाता है। तो जैसे न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर कैसे काम करेगा, अगर आपकी कोई भी सेल डेथ हो गई है, ओके, तो एक तो ये न्यू सेल रीजेनरेट करेगा, न्यू सेल बनाएगा, या फिर न्यू कनेक्शन बनाएगा, डिपेंडिंग ऑन वो नर्व की कंडीशन क्या है। वो फुली डैमेज्ड है,
कंप्लीटली डैमेज्ड हो चुकी है, तो वो फिर से नहीं बनती न्यू सेल, लेकिन न्यू कनेक्शन बन सकते हैं। जैसे आप कनेक्शंस देख पा रहे हो हमारे ये स्क्रीन के ऊपर, कैसे कनेक्शंस बने रहते हैं, तो एक नए कनेक्शन बनते हैं। तो इसीलिए नर्व ग्रोथ फैक्टर नॉर्मल रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए नर्व ग्रोथ फैक्टर का सिंथेसिस स्टिमुलेशन हमें हमारे लायंस मेंस के थ्रू मिलता है। इन्फ्लेमेशन ये कम करेगा और न्यूरल ग्रोथ फैक्टर जनरली एज के अनुसार डिक्लाइन होते जाता है, लेकिन वो जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे हमें पार्किंसंस के लक्षण ज़्यादा दिखाई देती है। इनसोम्निया जैसे नींद ना आना या फिर याददाश्त कमज़ोर होना, ये सारी लक्षण हमें दिखाई देती हैं। तो ये एज के अनुसार ये लक्षण हम उसकी जो सिवियरिटी है वो कम कर सकते हैं हमारे डाइट में, अभी से हम लायंस मेंस इंक्लूड करते हैं। तो कॉग्निटिव फंक्शन इसको इम्प्रूवमेंट लाइन्स में करता है। तो एग्जैक्टली कॉग्निटिव फंक्शंस है क्या? तो कॉग्निटिव फंक्शन ब्रेन की वो एबिलिटी है जो हमें जो भी आप सुन रहे हैं उसको ग्रहण करने की ताकत देता है, उसके ऊपर विचार करने की ताकत देता है, रीजनिंग की ताकत देता है, मतलब ये सही है या गलत है, डिसीजन मेकिंग की ताकत देता है। लर्निंग लर्निंग के लिए कॉग्निटिव फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि हम जो भी अ, अभी सीख रहे हैं वो याद रख पाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन के थ्रू हम कलेक्ट कर पाते हैं और उसको याद रख पाते हैं। और इसके लिए बहुत ही एक अच्छा सेंटर है हमारे ब्रेन के अंदर जिसको हम हिपोकैम्पस ऐसा कहते हैं, उसको मेमोरी सेंटर के नाम से भी कहा जाता है। तो हिपोकैम्पस की हेल्थ मेंटेन करना लायंस मेंस करता है। तो ये कॉग्निटिव फंक्शंस हो गए, लेकिन अगर कॉग्निटिव फंक्शंस आपके इम्पेयर हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं तो आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जनरली आप में से बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि आप बीच में ही कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है, तो आपको ये कन्वर्सेशन का फ्लो याद नहीं रहता, या फिर कुछ-कुछ लोग डिसीजंस लेने में डिफिकल्ट हो जाता है उनको, या थिंकिंग एबिलिटीज उनको कम पड़ जाती हैं। या अभी आपने देखा होगा कि जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित लोग हैं, उनको पर्सनल हाइजीन भी वो मेंटेन नहीं कर पाते। पर्सनल हाइजीन मीन्स रोज का जो हमारे शरीर को साफ-सुथरा रखना, वो भी वो नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल एबिलिटीज़ उतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं। ना कि वो न्यूट्रिशन का ध्यान रख पाते हैं, खाने-पीने का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, जो भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स होते हैं उनमें। ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी भी चीज़ पे उनका फोकस नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। जनरली हम भी कभी-कभी बात करते-करते हमारे दिमाग के ऊपर अगर स्ट्रेस होता है तो हम फ़ोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन इसमें अगर हम ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये बहुत आगे की स्टेज पे जा सकता है। इसलिए हमें हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है, वो अच्छे से रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। सो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो नर्व्स, जो मैंने पहले नर्व दिखाई आपको, ये नॉर्मल माइलिन शीथ है। तो कभी-कभी माइलिन शीथ कंप्रेस होके वहां पे इंजुरी हो जाती है नर्व्स को, या फिर शीथ लॉस हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे शीथ बिल्कुल भी नहीं है, डिसकनेक्शन हो जाता है, एक नर्व से दूसरा नर्व का जो कनेक्शन है वहां से कनेक्शन पूरा खत्म हो जाता है। ये कंडीशन दिखाई देती है जनरली स्ट्रेस के कंडीशन में, एंजाइटी के कंडीशन में ऐसा होता है। डीजेनरेटिव कंडीशंस, पार्किंसंस जैसे डिसीज या साइकोसोमैटिक डिसीजेस, जिसमें हम अल्सर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। अल्सर्स मीन्स पेप्टिक अल्सर्स, जिनको पेट के अंदर अल्सर्स हो रहे हैं, तो उस वो भी साइकोसोमैटिक कंडीशन है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आपकी नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं होती, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनके इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर्स हैं, उनकी कंडीशन वर्स हो जाती है जब वो नाइट शिफ्ट्स में जगते हैं या फिर उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। जनरली ऐसे पेशेंट्स यंग जनरेशन में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन में अभी तक नाइट शिफ्ट ज़्यादा हो रही है या फिर काम की जगह पे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वो हमारे पास आते हैं, और जभी-जभी स्ट्रेस बढ़ता है उनके ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के कंप्लेंट्स है, जैसे कि पेट में जलन होना या फिर मोशन में बार-बार मोशन के लिए जाना पड़ना, पेट में दर्द होता है और उसके बाद मरोड़ आके उनको मोशन हो जाती है। खाने के बाद तुरंत मोशन के लिए जाना या फिर मोशन के थ्रू म्यूकस निकलना, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण हैं, जो हमारे ब्रेन के थ्रू कोरिलेट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये लक्षण बढ़ जाते हैं। इसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। जो अल्सर्स भी है, पेप्टिक अल्सर्स भी है, वो भी इसमें ही आ जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ब्रेन को
एक्टिवेट रखना और अच्छे से काम करना। कॉग्निटिव कंपाउंड जैसे मैंने कहा, इसमें ये दो टाइप्स के कॉग्निटिव कंपाउंड्स हैं जो हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव पावर बूस्ट करती है और ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है और मेमोरी बूस्टर की तरह काम करेगा। अगर आपका हिपोकैम्पस श्रिंक हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप कुछ भी याद नहीं रख पाओगे। जनरली जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में जाते हैं तो ये हिपोकैम्पस श्रिंक होते जाता है। जैसे एज बढ़ती जाती है हिपोकैम्पस की साइज कम होती जाती है, इसलिए लोगों को ज्यादा याददाश्त में कमी आती है। हिपोकैम्पस, हम बचपन में जब रहते हैं तब हमें कुछ कुछ चीजें याद नहीं आ रही है, ओके। इसका मतलब उस टाइम पे हिपोकैम्पस की फुल ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमें सारी चीजें याद आ रही है। तब हमारा हिपोकैम्पस की साइज जो है नॉर्मल होती है और वो फंक्शनिंग प्रॉपरली करता है। तो ये हिपोकैम्पस की हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेमोरी में कुछ रख ही नहीं पाओगे तो आपकी लाइफ, आप देख सकते हो कि आप कुछ याद नहीं रख पा रहे हो, या फिर किसी नॉर्मल लोगों के नाम भी आपको याद नहीं रहते। ऐसे ही कंडीशन आ जाती है अगर आपकी हिपोकैम्पस में श्रिंकेज दिखाई देता है, मतलब उसकी साइज अगर कम हो रही है तो ये हिपोकैम्पस का फंक्शन आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नल सपोर्ट, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ज्यादा से ज्यादा बनते हैं हमारे गट के अंदर, ओके। क्योंकि आयुर्वेद में जो मज्जा धातु बताया गया है, तो मज्जा धातु जो सप्त धातु बताए ना, उसमें मज्जा धातु, अस्थि के बाद मज्जा धातु आता है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर तैयार करने में हेल्पफुल है। और मज्जा धातु बनता है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर। आपने ऑब्जर्व किया होगा, कंबुचा के सेशन में भी मैंने ये चीज बताई थी आपको कि गट हेल्थ अच्छी रखना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे गट और ब्रेन एक्सिस के लिए। गट ब्रेन एक्सिस, हम कम्युनिकेशन थ्रू वेगस नर्व होता है, जो वेगस नर्व ब्रेन से निकल के हमारे गट को नर्व नर्व इम्पल्स प्रोवाइड करती है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना और उसको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गट हेल्थ इंप्रूव करता है, गट हेल्थ की इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ाता है। प्रिवेंट अल्सर्स, अल्सर्स आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज में कि ये स्टमक है, स्टमक की इमेज है यहाँ पे। अल्सर्स हो गया है, लेकिन अल्सर्स होते हैं एक बैक्टीरिया की वजह से जनरली, जिसका नाम है एच पाइलोराई बैक्टीरिया। तो एच पाइलोराई का इन्फेक्शन वाले बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको शुरू होता है पेप्टिक अल्सर से, लेकिन धीरे धीरे जाके वो अल्सर्स बढ़ते पूरे इंटेस्टाइन में अल्सर्स बढ़ जाते हैं। और एच पाइलोराई ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारी जो लाइनिंग है, स्टमक के अंदर की लाइनिंग, उसको निगेटिव इफेक्ट देता है। मतलब इन्फेक्शन बार बार बढ़ते हैं उसके वजह से। तो ये हमारे स्टमक की और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग का हेल्थ भी मेंटेन लाइंस में बहुत अच्छे से रखता है। मतलब ये सिर्फ नर्व्स के ऊपर नहीं, हमारे पेट के ऊपर भी, गट हेल्थ के ऊपर भी और हमारा कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के ऊपर भी लाइंस में बहुत अच्छे से काम करेगा। अभी आपको इमेज में दिख रहा है ये एम्लॉइड प्लाक्स है, ओके। एम्लॉइड प्लाक्स, ये जैसे ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिख रहा है। प्लाक मतलब एक एबनॉर्मल टाइप का प्रोटीन वहां पे जमा होता है हमारे न्यूरॉन्स के बीच बीच में। अगर ये प्लाक बढ़ता जाता है तब आपको अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसे डिसीजेस होते हैं। और ये प्लाक्स बनने के रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे कि फ्री रेडिकल शरीर में रहना, ओके, या फिर ज्यादा तर ओवर थिंकिंग के लोगों में भी ये दिखाई देता है, ओके। तो ये प्लाक्स, हेल्दी सेल आपको दिख रही है, हेल्दी सेल में बिल्कुल भी प्लाक नहीं है। तो लाइंस मेंस में ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एमाइलॉइड प्लाक्स को कम करे, ओके, रिड्यूस करता है ये एमाइलॉइड प्लाक्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो जनरली हमें बाकी कोई भी सप्लीमेंट्स में नहीं मिलती, जो हमें लायंस मेंस में मिल रही है। जैसे न्यूरो डिजेनरेशन को ठीक करना, नए सेल्स को बनाना, रीजेनरेशन करना, जो हमें लायंस मेंस से दिख रहा है। तो लायंस मेंस की हमें जनरल समरी है कि प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिमेंशिया जो है, या फिर डिप्रेशन के जो कंप्लेंट्स है, उसमें भी एक रिलीविंग फैक्टर का काम करेगा। बच्चों में भी आप दे सकते हो, पढ़ने में वो कमजोर है या फिर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप दे सकते हो। नर्व सेल रिकवरी के लिए, जिनको पैरालिसिस का अटैक होके गया है उनमें, या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट में, आप देखते हो कि अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तब उनको चांसेस होते हैं कि ब्रेन में स्ट्रोक होने के।
तो वो उसकी पॉसिबिलिटी को भी हमें रोकना है। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी हमें ये देना चाहिए। अब स्टमक अल्सर्स प्रोटेक्ट करता है। स्टमक अल्सर का मतलब स्टमक का जो लाइनिंग है, सेम लाइनिंग हमारे ओरल कैविटी में होता है, तो उसके अल्सर्स भी ये प्रिवेंट करेगा। इन्फ्लेमेशन ये कम करेगा क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाएगा पॉलीसैकेराइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से। तो लायंस मेंस समराइज हमें इस प्रकार से किया है। तो लायंस मेंस का डोज अगर आप देखें तो टैबलेट्स हमारी 300 mg की हैं, जो आप 3 to 6 टैबलेट्स पर डे ले सकते हो। ओके। और कैप्सूल्स जो है 450 mg की है, तो 1 to 3 कैप्सूल्स आप ले सकते हो। तो आप कभी भी शुरू करते हो तो एक एक से शुरू करें, फिर दो दो कर सकते हैं टैबलेट्स में, और फिर तीन तीन 2 टाइम दे सकते हो जो सीवियर कंडीशन है उसमें। अगर बच्चों को देना है तो 12 साल के कम उम्र में आप एक टैबलेट या फिर एक कैप्सूल उनको डेली दीजिए। टाइमिंग फिक्स रखिए कोई भी, इसमें ऐसा कुछ आपको देखना नहीं है कि खाने के बाद ही देना या खाने के पहले। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप कभी भी दे सकते हो कोई भी टाइम पे। और ये कुछ रेफरेंसेस है आप देख रहे हो, या अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लायंस में इसके बारे में कुछ रिसर्चेस हुए हैं, वो आप और आपकी नॉलेज गेन करने के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यान से सुना लायंस मेंस के बारे में। थैंक यू सो मच।